हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपक्रू सीसी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी को यूपीएससी ओरिएंटेड और स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो भी जो मतलब मेन लक्ष्य है वो है 2023। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि जो इस आप लोगों को 2023 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए आपको जैसे सारे जो जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जितने भी ऐसे आपके पेपर्स वगैरह उनके सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से कवर करवाएं, यही हम लोग की कोशिश है। और आप और सारी वीडियोस देख चुके होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे एजुकेटर्स आपको, जो हम लोग के साथी एजुकेटर्स हैं, वो आप लोगों को क्लास प्रोवाइड भी करा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग में आप लोगों को यूपीएससी के सिलेबस में एक जीएस पेपर सेकेंड है, वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें लगभग आईआर आता है, सोशल जस्टिस है आपका। तो ये जितने सारे टॉपिक्स हैं वो मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी को पढ़ाऊंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे मतलब अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को, और जितना अच्छा हो सके उतने सारे अच्छे तरीके से आप सभी को ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जैसे जीएस पेपर में बताया कि सबसे इसको क्या, अगर अब इसमें मैं जीएस पेपर सेकंड में आपकी बात करूं तो यूपीएससी जो ऑफिशियल सिलेबस जीएस पेपर सेकंड का दिया है उसमें क्या किया उन्होंने कि यूनिट वाइज दिया है। तो ये जैसे कि आपका मेंस में जो ये आपका आता है उसमें यूनिट वाइज, तो इसमें लगभग जीएस पेपर 2 में टोटल 20 यूनिट्स करके सिलेबस को, और लगभग आप जितने जीएस के पेपर हैं सबसे ज़्यादा जो यूनिट है वो जीएस पेपर 2 में ही है। तो 20 यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड किया। उसमें आपके लगभग ऑलमोस्ट जो 50 to 16 जितने यूनिट्स हैं वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आ जाते हैं। उसके बाद बचे हुए में आईआर और सोशल जस्टिस आपका आता है। तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जो यूनिट है वो किस में है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यूनिट वाइज इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस अपना बताया है उस पर बात करेंगे, उसके सब टॉपिक पे भी बात करेंगे, उनका सब टॉपिक बना के फिर आपको अब नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या करेंगे कि इनके अभी वाली इस वाले वीडियो में तो हम लोग ऑफिशियल जो इनका सिलेबस है उस पर बात कर ले रहे हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया है अपने जीएस पेपर सेकंड में, वो इंडियन एंड पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड। उसके बाद जब इसका क्या करेंगे, सब टॉपिक भी देख लेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हम लोग का जो होता है वो होता है कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो अगर उसका सिलेबस एक बार अच्छे से डिस्कस कर लिए तो आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने अच्छे से कौन टॉपिक कवर करने हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब सारी चीज़ें एक बार आप अगर सिलेबस समझ गए तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ बस इतना पढ़ना है। अगर इतने को अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से टेकल किया जाता है तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। यूपीएससी ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह उसमें पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ सेम पैटर्न आपके जो स्टेट पीसीएस में है, सेम पैटर्न इससे अलग नहीं है। मैं यूपी पीसीएस की आपकी बात करूं तो जो ये आपका सिलेबस यहाँ लिखा है ऑलमोस्ट यही सिलेबस आपकी यूपी पीसीएस में भी जीएस पेपर सेकंड में उन्होंने इंक्लूड किया है। तो एक साथ ही देख लेंगे, जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जैसे मेंस का क्वेश्चन देखेंगे उसके साथ साथ यूपी पीसीएस में जीएस पेपर 2 में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो सब देख लेंगे। उसके साथ साथ यूपीएससी का हम लोग देख ही रहे हैं तो यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस भी साथ साथ देखते चलेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे पूरा, जैसे पहला टॉपिक अगर हम कवर किए तो उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह आए हैं उस पर भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मैंने ये बोल रहा कि आप उसको तुरंत टैकल कर या लिखना शुरू करिए, क्योंकि आप नहीं लिख पाएंगे। आप शुरू से मतलब उसमें एक डायमेंशन आप नहीं डाल सकते। मैं तो जो पढ़ाऊंगा अगर आपको पॉलिटिक ये रिलेटेड मैं डायमेंशंस तो बता दूंगा, लेकिन हो सकता है उसमें इकोनॉमिकल डायमेंशंस भी ऐड करने पड़े, करंट के कुछ डायमेंशन ऐड करके। आप जब क्वेश्चन लिखते हो तो एक डायमेंशनली नहीं लिखते हो, उसमें बहुत सारे डायमेंशन ऐड करने चाहिए। वो सही भी है, आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो वो आप एक डायमेंशंस पे लिख के क्वेश्चंस में आंसर, मतलब आप उसमें नंबर्स नहीं गेन कर सकते। तो वो शुरू में सिर्फ ये देखना है हाँ इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, स्टेट पीसीएस कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है, ये सब देखना है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड मैं दे दूंगा। अब ये हो गया आपका मेंस का, ये जीएस पेपर 2 में आता है। और मैं अब इसमें एक बात और मतलब बता दूं आपको, वो जो ये है कि कितने क्वेश्चन से मतलब आते हैं इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से। तो ऑलमोस्ट मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा यूनिट में जो है वो अकेले कितना है, 15 to 16 यूनिट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब आप अगर जीएस पेपर में 20 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से
10 to 12 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो अकेले इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आ रहा है आपका यूपीएससी के जीएस पेपर सेकंड में, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ वेटेज है। आप लगभग नंबर देखेंगे तो वो कितना आ रहा है आपका 115 मार्क्स का ऑलमोस्ट, मतलब लगभग कम ज़्यादा होता रहता है ईयर वाइज, ये थोड़ा कम ज़्यादा मतलब होता रहता है कि कभी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, कभी कम क्वेश्चंस आ रहे हैं इस्ट, तो वो चलता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतने नंबर का तो आ रहा है। तो और इसमें दूसरा एक चीज़ ये है कि अगर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को अच्छे से पढ़ा जाए तो आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक्स को अगर पढ़े हैं तो उस पर कुछ लिख नहीं पाएंगे, आप जरूर से कुछ ना कुछ जरूर लिख के आएंगे। और मेरा यही है कि अगर आप 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि क्वेश्चन ना छूटे। मतलब आप अगर नहीं कर पा रहे हो कुछ भी तो करके आओ उसमें, मतलब थोड़ा भी अगर टॉपिक के बारे में पता है तो आप लिख के आओ। तो अगर 20 क्वेश्चन जीएस पेपर सेकंड में आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस आप पूरा कंप्लीट करने के लिए, मतलब आपका जो बेस्ट मतलब ट्राई होना चाहिए वो कि कंप्लीट हाँ इतना करके आना है, क्योंकि यूपीएससी में आप समझ रहे हैं एक एक नंबर का कितना ज़्यादा फ़र्क करता है। तो वो सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब यहाँ लिखा है क्या कि दिस सेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स एंड मेंस। देखो क्या है कि ये टॉपिक जो अपना मतलब मेंस में है ना, वही टॉपिक आपका इंडियन पॉलिटी का जो जीएस पेपर अब प्रीलिम्स होता है उसमें भी क्या है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये टॉपिक्स यहाँ भी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग से नहीं पढ़ेंगे, पहले मेंस के लिए पढ़ें फिर पढ़ें प्री के लिए, नहीं, क्या करेंगे कंबाइन करके पढ़ेंगे। बस दिक्कत क्या है पता है कि मेंस में कैसा लिखना है आपको, सब्जेक्टिव टाइप के, मतलब आपको राइट करना है। और यहाँ प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको जैसा पता ही होगा कि इसमें 2 पेपर होता है, एक सीसैट का होता है, एक जीएस का होता है, उसमें सारे जीएस के सब्जेक्ट हो गया से आ जाते हैं। तो प्रीलिम्स में जो आपका ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी जीएस में मतलब ये आता है, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ भी देख लेंगे साथ साथ। यहाँ जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ है। यहाँ बस वही बताया कि क्वेश्चंस यहाँ क्या है, एमसीक्यू टाइप के आते हैं, यहाँ क्या आपका सब्जेक्टिव, वहाँ पे लिखने के लिए सब्जेक्टिव टाइप का आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये देख लेंगे। तो दोनों को अब सबसे पहले मैं आपको प्रीलिम्स का बता दूं कि इसमें क्या क्या मतलब इन्होंने प्रीलिम्स में ऑफिशियल जो इनका सिलेबस है जीएस पेपर सेकंड ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्या मतलब इन्होंने इंक्लूड किया है, उसमें क्या रखा है। वो ये है कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पहला इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है इसमें कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे क्या, भारतीय राजतंत्र और शासन, ये हो गया। और यही आपका जो जीएस पेपर में जो इनका पहला मतलब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसका क्या लिखे हैं, सीधा यही पॉलिटी में नाम ही इनका जो ऊपर उन्होंने उसका नाम रखा है वो यही रखा है इंडियन पॉलिटी। पहले क्या था कि जब से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, नहीं तो इसके पहले सिर्फ इंडियन पॉलिटी था, बाद में इन्होंने उसके साथ साथ एक चीज़ और इंक्लूड कर दिया, वो था गवर्नेंस, मतलब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नहीं तो इसके पहले जब यूपीएससी का सिलेबस नहीं चेंज था, इसके पहले सिर्फ इंडियन पॉलिटी इन्होंने लिख के रखा था, गवर्नेंस नहीं। गवर्नेंस तो अब जो यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद उसके साथ साथ गवर्नेंस भी इन्होंने लिखा है उसके अंदर। तो अब प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा था, तो प्रीलिम्स में कितने, अब एक चीज़ इसमें और बता दो, प्रीलिम्स में क्या वेटेज है मतलब क्वेश्चंस का, वो वेटेज आपका ऑलमोस्ट 20 to 20, मतलब आपका इतना समझ लीजिए 20 से 22 क्वेश्चन का वेटेज, 18-20 ऐसा कुछ वेटेज इनका चलता रहता है। वो बताया कि ईयर वाइज थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 2-4 क्वेश्चन से कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वेटेज आप अगर लेके चलोगे तो 18 से 20 का लेके चल सकते हो। तो यहाँ 18 से 20 का, यहाँ आपका 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज चल रहा है मेंस में। तो इंडियन पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस अकेले इतना ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें कितना हमें टाइम देना है, कैसे मेहनत करना है, ये डिसाइड करता है कि नंबर कितना है। क्योंकि हमें कोई इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं बनना है कि अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ेंगे तो उसके मास्टर बन जाए, नहीं, मास्टर बनने नहीं आए हैं हम, बस अपना सिलेक्शन लेके चले जाना है। तो उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरत है। ये बहुत मैटर करता है कि आपको कितना पढ़ना है कौन से टॉप। इसलिए मैं सिलेबस को बोला ना कि एक बार सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को तो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे वे में कर पाओगे। तो अब मैंने प्रीलिम्स के इसमें सीसैट 2 पेपर होता है प्रीलिम्स में, सीसैट का होता है और जीएस का होता है। पेपर फर्स्ट क्या होता है वो जीएस का होता है, सेकंड जो होता है वो सीसैट का। सीसैट का क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आप 33% आप अपन लाते हैं। तो आपकी तभी अगर उसमें आप फेल कर गए सीसैट में, आप 33% मार्क क्वालिफाइंग मार्क नहीं लाते हैं तो आपकी कॉपी प्रीलिम्स की जो जीएस पेपर फर्स्ट जीएस का जो सेक्शन उसमें उसके सारे अंदर आते हैं उसकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो सीसैट क्वालिफाइंग है 33%,
किसके अगर वो पास नहीं करेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की जो पेपर जिस पेपर है वो पेपर फर्स्ट चेक नहीं होगा, तो वो हो गया। तो इसमें पेपर फर्स्ट में सारे जीएस के सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसी में आपका ये जीएस पेपर जो सेकंड है तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी आता है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हाँ, इसमें उन्होंने बात करना है कि इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राजतंत्र कैसा है, क्या है, उसके कार्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा गवर्नेंस, शासन के कार्य, फंक्शन, ये सब सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, मतलब संविधान के बारे में सारी चीज़ें जो हैं कि कितने उसमें प्रोविजंस वगैरह हैं, अमेंडमेंट वगैरह और राइट्स वगैरह, जो भी डीपीएसपी वगैरह, ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या, पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जिसमें आप जैसे बताया ना मैंने, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए और उसके साथ साथ आपके यहाँ प्रेसिडेंट है, और आपके यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं उनका क्या वो है, सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, वर्क फंक्शन, इन सब के बारे में पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ लेंगे हम लोग। पंचायती राज, टियर 3 की गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, और आपके टाउन्स में क्या हो गया, नगर पालिका वगैरह जो आती हैं उनके कार्य, फंक्शन, ये सारी चीज़ें पंचायती राज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रीलिम्स में भी एज वेल एज वो आपके मेंस में भी इतना काम करता है, तो पंचायती राज अच्छे से पढ़ेंगे। पब्लिक पॉलिसी मतलब लोक नीति, जो गवर्नमेंट क्या करती है हम लोगों के लिए, जैसे बहुत सारे डिप्रेस क्लासेस हैं और बहुत सारी स्कीम वगैरह जो लाती हैं, वो पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देख लेंगे, कैसे काम करती हैं, कैसा उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है। उसके आगे आपका राइट इशू, मतलब क्या अधिकार, जैसे मैंने बोला फंडामेंटल राइट, उसमें क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, राइट इशू, मतलब जितने भी राइट्स इशू हैं उसमें सारी चीज़ें ये आ जाएंगी। ठीक है। तो ये इन्होंने बस इतने में इन्होंने मतलब क्या किया, आपका प्रीलिम्स का ऑफिशियल सिलेबस अपने प्रीलिम्स का इन्होंने अपने वेबसाइट पे दिया है। तो ये हो गया। अब इसमें आप समझ रहे हैं, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं, वहाँ से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जब पढ़ने लगेंगे, तो जब ये पढ़ेंगे टोटल आपका मेंस में, तो क्या अलग करके मैंने बोला नहीं पढ़ना है, तो वो सारे टॉपिक यहाँ भी हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये मैं हिंदी में लिख के रख दिया हूँ, मतलब आप लोगों का समय ही बचाने के लिए ये सब हम लोग करते हैं कि पहले से ही लिख के रखते हैं, ताकि सीधा सीधा बताना रहे, लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। और ये कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, आप लोग समझ रहे इरेज कर लो, वो कर लो, नहीं, अभी तो शुरू है, आप लोग सपोर्ट करिए, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, भारतीय राजतंत्र और शासन, मतलब हिंदी में ये इसको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंग्लिश में। संविधान बताया मैं, संविधान में क्या क्या पढ़ना है। राजनीतिक प्रणाली मतलब पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का क्या है। पंचायती राज में बताया कि आपको टर्शियरी गवर्नमेंट वगैरह जो है वो सब। लोक नीति में बताया जो पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह है, अधिकार संबंधित मुद्दे, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं आपकी प्रीलिम्स में। जीएस पेपर सेकंड यहाँ कैसे पढ़ना है, ये टॉपिक्स उन्होंने दिया है, तो इसको अच्छे से टैकल करेंगे। देखो भाई, यहाँ से कितने 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब आप समझ रहे हो कितने नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। 20 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो 40 नंबर आप अकेले कहाँ ले रहे हो, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए, तो आप समझ सकते हो। ठीक है। आगे अब हम सीधा आते हैं, बहुत टाइम मतलब सिलेबस पे इतना ज़्यादा टाइम, मतलब जो भी है बस सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अब जीएस पेपर सेकंड में, तो जीएस पेपर सेकंड में मैं बता दिया कि कितने नंबर्स की ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये जो पेपर जीएस के जितने पेपर होते हैं वो कितने आपके 250 मार्क्स के होते हैं ऑलमोस्ट, उसमें से 150 मार्क्स का अकेले इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आ रहा है आपका। तो इस हिसाब से इसका आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। आगे हम इस पर सीधे सिलेबस पे आते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, मतलब भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार कहने का मतलब इनका है कि जो संविधान बनने का प्रोसेस है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वो मैं कह सकता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा अच्छा वो एग्जांपल वो है कि जब अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ आया और सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, अधिनियम वगैरह जो सारे आते, जैसे 35 मतलब 1835 का एक्ट वगैरह, जो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे संविधान में आज भी उसके बहुत सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में इंक्लूडेड हैं। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सारे ऐतिहासिक आधार हुए। इसका विकास कैसे है, हाँ धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब हम लोग आगे बढ़ते गए अपने, तो उस धीरे धीरे इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होती रही। फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बोला कि आपके संविधान में डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके राइट्स की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी फीचर्स। जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जोड़े गए हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वो जोड़े गए हैं, किसके लिए जोड़े गए हैं, जैसे कि आपकी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी
फ्रीडम, ये सब सारी चीज़ें कहाँ, ये सब प्रियम्बल में जो वर्ड्स जोड़े गए हैं वो सारे आपके किस में, फीचर्स में आ रहे हैं, मतलब इसकी सैलिएंट फीचर्स हो गई। अब संशोधन, हाँ बहुत सारे संविधान, कोई भी संविधान तब अच्छा है जब उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप अगर ज़रूरत के हिसाब से, आज जैसे आप पहले थे तो कुछ इम्प्रूव करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो वही चीज़ की कैसे इसमें संशोधन वगैरह होते हैं। संशोधन जरूरी भी है क्योंकि अगर आप जो पहले बनाए, हो सकता है एक टाइम के बाद वो चीज़ें का रिलेवेंस खत्म हो जाए तो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर सको। तो ये कि संविधान में कैसे संशोधन वगैरह, इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। महत्वपूर्ण प्रावधान मतलब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोविजंस किए गए हैं। मैं जैसे बताया डीपीएसपी वाला किया गया है, डीपीएसपी का किया गया, या फिर आप समझ लीजिए प्रियम्बल का समझ लीजिए, अब सिटीजनशिप का ले लीजिए, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हो गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये आपका पार्लियामेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। और इसकी क्या होगी, बुनियादी संरचना क्या है। बुनियादी संरचना मतलब यहाँ पे कह रहा है कि संविधान की जो बुनियादी संरचना क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि ये इसका कहते हैं ना किसी चीज़ की क्या नींव है, क्या इसके सबसे मेन फीचर्स हैं जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन बना या चल रहा है, तो उन सब सारी चीज़ों पे बात कर लेंगे। अब दूसरा इन्होंने, अब यूनिट वाइज मैं इसको कर सकता हूँ कि जैसे यूनिट फर्स्ट कर लीजिए आप, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, ऐसे इसके बताया कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस अकेले 15 यूनिट अकेले यही आ रहा है 14th, और उसके 15 यूनिट अकेले क्या इंडियन पॉलिटी से, 15 से 14-15 यूनिट क्या अकेले इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आ रहा है। तो ये ऐसे यूनिट वाइज उन्होंने डिवाइड किया, मैंने यूनिट नहीं लिखा है डायरेक्ट, वो सारा थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं थी तो मैं यूनिट नहीं डाला हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे, ये मैं पहला बताया, सेकंड हो गया। अब आज ये सेकंड में क्या लिखा है, संघ एवं राज्यों के कार्य। जैसे मैंने बताया ना कि यूनियन होता है, यूनियन मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ राज्य के स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बात बता रहे हैं कि क्या, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क थोड़े अलग हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क एंड फंक्शन है वो क्या है, अलग हैं। तो हम वही देखेंगे कि संघ एवं राज्यों के कार्य, मतलब संघ एवं राज्यों के कार्य क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व। तो ठीक है, अगर इनके अलग अलग कार्य हैं तो अलग अलग उत्तरदायित्व भी हैं। यहाँ एक अपने यहाँ क्या है, फेडरल सिस्टम है, मतलब संघ को थोड़ा पावर ज़्यादा दिया गया है, और उसका एक रीज़न भी है कि हमारे जो मतलब क्या कहा गया, पहले ही आर्टिकल में आपको ये बताया गया भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है ताकि जो ये स्टेट हैं वो क्या हो, कभी टूटे ना, किसी भी थोड़े थोड़े कन्फ्लिक्ट पे क्या हो, अलग ना होने लगे। तो इसलिए संघ को ऐसे बहुत सारे कुछ पावर्स दिए गए हैं जिसके कारण क्या है, राज्य अपने आप को अपने अकॉर्डिंग नहीं अलग कर सकते कि हम मतलब संघ से अलग हो जाएंगे, नहीं, वो पावर्स क्यों संघ को ज़्यादा है ऐसे भी। तो आपके इनके उत्तरदायित्व, हाँ अगर संघ के पावर्स ज़्यादा हैं तो इनके उत्तरदायित्व भी ज़्यादा हैं। जैसे मैंने बोला कि आप फॉरेन रिलेटेड जो इशू हैं जैसे, या फिर आप डिफेंस संबंधित, तो वो सारी चीज़ें किसके पास ज़्यादा हैं, आपके पास यूनियन गवर्नमेंट के पास, तो उसके उत्तरदायित्व भी तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो वही है, ऐसे स्टेट के कुछ बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 3 सूची है, एक क्या होगा, समवर्ती सूची हो गई, एक आपकी केंद्रीय सूची हो गई मतलब सेंट्रल की, और एक हो गई राज्य सूची। मतलब ये तीनों सूची, तो समवर्ती सूची पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, संघ और राज्य दोनों, और राज्य सूची में राज्य बना सकता है और संघ सूची में संघ बना सकता है। तो लेकिन मान्य अगर देखिए समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, लेकिन क्या है, संघ जो कानून बनाएगा वो अगर राज्य वही कानून बनाया उसी पे अगर संघ कानून बना रहा है तो मतलब मान्य किसका होगा, संघ। मतलब संघ को पावर यहाँ भी ज़्यादा है। तो कैसे पावर ज़्यादा है कि समवर्ती सूची में है कानून, अगर दोनों एक सेम कानून बनाए, लेकिन अगर देखा जाए तो मान्य किसका कानून होगा, वो होगा संघ का। तो ये होगा, ऐसे इनके उत्तरदायित्व हैं। मैं बताया कि उत्तरदायित्व हैं, तो राज्यों के कार्य, राज्यों के क्या कार्य हैं, जैसे कि मैंने बताया उनको भी उनके, अब जैसे पुलिस हो गई आपकी, प्रशासन वगैरह, वो किन के अंडर आती है, वो आप राज्यों के अंदर आ जाती है। तो राज्य उस पर अपना कानून बना सकते हैं। बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे राज्य को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपना कानून उस पर अपने हिसाब से अपने विधान मतलब बना सकते हैं। उसके आगे क्या है, उत्तरदायित्व की बात कर ली। अब आ जाइए क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित भी, मतलब ये जो इन सब के जो संघीय ढांचे मतलब कि जो आपका फेडरल सिस्टम है उसके संबंधित जो सारे विषय हैं वो कहाँ पे, यहाँ पे देख लेंगे। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको सब टॉपिक्स में
अलग करके फिर आगे से अगली नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि संघीय ढांचे के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। अब इसमें जब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर उत्तरदायित्व है, इनके कार्य हैं संघीय ढांचे संबंधी, तो कुछ चुनौतियाँ भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे, बहुत सारे हडल्स भी जो आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ देख लेंगे। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, मतलब क्या है, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का वित्त, मतलब मैंने बोला ना कि जैसे अपने यहाँ क्या है कि शक्ति जो है वो अलग अलग राज्यों को अलग से दी गई है, अब आपको केंद्र सरकार को अलग से दी गई है। उसके साथ साथ क्या किया इन्होंने, अब एक टियर 3 गवर्नमेंट, आपका जो पंचायती राज में पढ़ा रहा था, बता रहा था अभी यहाँ पे, वो हो गया क्या कि उनको अलग से, तो मतलब आपका जो पावर है वो क्या डिवाइडेड है, कि इनको कुछ अलग, मतलब इनको अधिकार दिया गया कि स्थानीय स्तर पे वो अपना काम कर सके, उनके डोमेन में कोई नहीं जाएगा। जैसे कुछ अब राज्यों को कुछ अलग से जो पावर्स दी गई, उसमें भी वो अपना काम कर सकती हैं, संघ का अपने पास पावर है, तो वही शक्तियों का। ऐसे ही वित्त का हस्तांतरण है, मतलब क्या है कि जो आप फिनांस देते हो कि ये इतना पैसा इनको जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इतना पैसा बजट में जो एलोकेशन होता है वो तीनों गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से दिया जाता है, कि उस हिसाब से कि जैसे जिसकी नीड है उस हिसाब से उनको वित्त का हस्तांतरण किया जाता है। और उनमें इन सब चीज़ों में क्या चुनौतियाँ, उसके बारे में बात करेंगे। चैलेंजेस भी तो आएंगे, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे। अब हो गया आपका ये सेकेंड, एक हो गया, दूसरा हो गया। अब मतलब थर्ड, तीसरे पे आते हैं, विभिन्न घटकों के मध्य, मतलब मध्य शक्तियों का पृथक्करण। विभिन्न घटकों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण का मतलब आप समझ रहे, जैसे कि अपने यहाँ क्या है, जुडिशरी है, उसी एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद लेजिस्लेचर, मतलब सबके पावर को अलग अलग इक्वली, मतलब उनको सबको अपना अपना पावर अपने अपने डोमेन में काम करने की शक्ति है। तो वो है कि सब विभिन्न घटकों के मध्य शक्तियों का, तो इनका जो पावर्स है, मतलब जुडिशरी का वो इंडिपेंडेंट है, वो अगर कई बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर क्या करती है, अपनी वर्डिक्ट वगैरह, अपने कमेंट वगैरह कर सकती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही हमारे एग्जीक्यूटिव्स के काम है, वो जो भी हम लोग ही चुनते हैं उनको, तो वो जाके हम लोग के लिए क्या करेंगे, कोई एक्ट, कानून, ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है या पब्लिक्स के लिए वेलफेयर में इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। अब संसद आपका क्या करता है, पार्लियामेंट क्या करता है, वो कानून बनाता है। तो इन सब के पावर्स अलग अलग डिवाइडेड है, कैसे डिवाइडेड है वो सारे टॉपिक्स, सारे जो भी उसमें प्रोविजंस वगैरह, वो हम इन सब पे इसके अंदर बात कर लेंगे। अब इसमें कुछ तो विवाद भी होगा, हाँ, कि क्योंकि जब ये शक्तियों का कई बार क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जुडिशरी कुछ बोली तो एग्जीक्यूटिव नहीं मान रहे, वो अमेंडमेंट कर, या फिर पार्लियामेंट कुछ अलग अमेंडमेंट कर रही है, तो वो सारी चीज़ें, ये विवाद, उसका निवारण कैसे हो सकता है। संस्थान क्या होंगे, कि कई बार क्या होता है कि अलग अलग बॉडीज़ बना के हम कई चीज़ों का निपटारा करते हैं, तो वो सब इन सब में पढ़ लेंगे। यहाँ क्या है, भारतीय संवैधानिक, अब अगला जो टॉपिक इन्होंने दिया है वो क्या लिखा है इन्होंने, भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना। इसमें क्या कह रहे हैं कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, कहने का मतलब इनका ये है कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ब्रिटेन का ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए, इंग्लैंड और रूस का ले लीजिए, फ्रांस का ले लीजिए, वहाँ सबके, चाइना का ले लीजिए, तो वो जो संविधान, उनकी योजना और हमारे देश की, उस आपस में कैसे तुलना। जैसे मैं कहूँ कि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ गणतंत्र है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। वहाँ क्या होता है, किंगशिप, राजा रानी, मतलब जो उनका पुराना चल रहा है, आज भी वही चल रहा है, वहाँ कोई ऐसा प्रेसिडेंट की मतलब चुनाव नहीं होते। हाँ, प्राइम मिनिस्टर वहाँ है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट, तो ये अलग हो, प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसे अमेरिका में क्या है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ ओनली क्या है, प्रेसिडेंट है। तो ये सारी चीज़ें कैसे, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ हम लोग देख लेंगे। अब अगला यूनिट क्या है हम लोग का, उसमें क्या लिखे हैं इन्होंने, ये लिखे हैं कि संसद, पार्लियामेंट आपका, राज्य विधायिका, लेजिस्लेचर असेंबली, तो इन दोनों का मतलब यहाँ कह रहे हैं संसद एवं राज्य विधायिका, मतलब पार्लियामेंट एंड आपका लेजिस्लेचर असेंबली की क्या स्ट्रक्चर्स हैं, संरचना क्या है उनके। अब इनके देखिए, संसद के कुछ काम अलग, कार्य जो होंगे वो अलग होंगे, आपके विधायिका, राज्य विधायिका के कार्य अलग होंगे, उनकी संरचना अलग होगी, उनके कार्य अलग होंगे, शक्तियाँ उनकी कम ज़्यादा होंगी, मतलब एक बराबर की तो शक्ति नहीं है, अलग अलग शक्ति पावर्स हैं। उसके बाद एवं उसके विशेषाधिकार, मतलब सबके अपने अपने क्या है, कुछ अलग अलग विशेषाधिकार हैं। उसके साथ इन सबको पढ़ेंगे, इसमें और एवं इसमें उत्पन्न विषयों, इसके बाद कह रहे हैं एवं इसमें उत्पन्न विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके साथ क्या करें, इसमें बहुत सारे जो सब विषय आएंगे वो सारी चीज़ें किस में देख लेंगे, मतलब संसद और राज्य विधायिका से रिलेटेड जितने सारे विषय हैं वो भी इसके साथ देख लेंगे। अगला इनका क्या यूनिट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका,
मतलब आपकी ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात कर रहे हैं कि संरचना। अब इसमें बताया ना, पहले मैं यहाँ जब बता रहा था आपको कि शक्तियों का पृथक्करण, उसमें इनके अब यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना क्या है भाई, दोनों की संरचना अलग है, संगठन अलग हैं, ये कार्य कैसे करते, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद कार्य सरकार के मंत्रालय, मतलब अगला बता रहे हैं कार्य, उसके बाद इन सब के कार्य क्या है, उसके बाद अलग से इन्होंने बताया सरकार के मंत्रालय और विभाग। ऐसे बहुत सारे सरकार के क्या हैं मंत्रालय हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो सब सारे जितने मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पढ़ लेंगे, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। और उन्हीं के जैसे जितने मिनिस्ट्रीज हैं उनमें बहुत सारे विभाग होते हैं, वो सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं, तो उसको भी देख लेंगे जब सब टॉपिक सारी चीज़ें करेंगे, तो इसमें कितने मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं सब पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला आप देखते हैं क्या है, प्रभावक समूह, मतलब प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं। और औपचारिक, इसमें हो गया प्रभावक समूह, प्रेशर ग्रुप, औपचारिक, अनौपचारिक संघ, इसमें आपका हो गया दूसरा क्या हो, औपचारिक संघ हो गया, और एक अनौपचारिक संघ। शासन प्रणाली, मतलब शासन प्रणाली क्या है में इनकी भूमिका, मतलब शासन प्रणाली में औपचारिक अनौपचारिक ग्रुप जो होते हैं, मतलब संघ होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके साथ जो यहाँ पे आप प्रेशर ग्रुप, प्रभावक समूह का क्या भूमिका किसमें है, शासन प्रणाली में। तो वो भूमिका इस तरह की है कि प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं कि कोई कानून या कोई लॉ, कोई एक्ट वगैरह पास करने के लिए वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। जैसे एक आप समूह, जैसे मैं फार्म लॉ की अभी जो आया था उसको क्या किया सरकार ने, वापस ले लिया। उसका कारण क्या था कि उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो इसके अगेंस्ट में खड़ी थी, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लोग नहीं होते, बहुत बड़ी भीड़ होती है। वो भीड़ क्या करती शासन प्रणाली में अपना इनकी भूमिका क्या होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ देख लेंगे, ऐसे बहुत सारे। अगला यूनिट हमारा क्या है, अगला यूनिट है जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषताएं। ये आपको जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषताएं देखने में एक छोटा सा टॉपिक लग रहा है, यहाँ से मेंस में मतलब हर ईयर लगभग आपको मतलब क्या होता है कि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछती है, मतलब उसका फेवरेट कह सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो आपका नेता है वो क्या दो जगह से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सब सारे अमेंडमेंट इसमें किए गए। और या जो तो आपके जैसे सीटें खाली हो जाती है, उपचुनाव होता है, वो सारी चीज़ें इन जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषता। मतलब ये 1951 में एक एक्ट लाके, नहीं तो इसके पहले क्या होता था, एक नेता एक जगह से नहीं 2, 4, 5, 10 जगह से भी चुनाव लड़ सकता था। लेकिन अब जब से ये एक्ट आया तो इसमें एक प्रोविज़न कर दिए इन्होंने कि 2 से ज़्यादा, मतलब अगर आप वो जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ही देख लीजिए, मोदी जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक तो उन्होंने वाराणसी से लड़ा, एक गुजरात से लड़ा, तो अब वो तीसरी जगह से नहीं लड़ सकते थे। पहले क्या था, पहले लड़ते थे, लेकिन 1951 में क्या किए इन्होंने, ये एक्ट ला के इस चीज़ को एलिमिनेट किया कि अब कोई नेता 2 जगह से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। और जो सीटें खाली हो जाती हैं उन सबका चुनाव कराना, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगला हम देखते हैं क्या टॉपिक है। इसमें कह रहे हैं विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्तियां और संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। मतलब बहुत सारे संवैधानिक पदों की नियुक्तियां, मतलब संवैधानिक पद ऐसे जैसे कैग वगैरह हो गया, आपका कैग की क्या है नियुक्ति कैसे होती है, ये सब सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे जितने संवैधानिक पद हैं हमारे, उन सब की बात यहाँ पे कर लेंगे। संवैधानिक निकाय, हाँ बहुत सारे ऐसे निकाय भी होंगे, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक बॉडीज़ मतलब बनाई गई हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। क्वेसी जुडिशियल जो सारी चीज़ें हैं। अगला क्या है, इनकी शक्ति, कार्य, उत्तरदायित्व। मतलब ये जो आपके संवैधानिक पद वगैरह हैं उनके शक्तियाँ क्या हैं, पावर्स क्या हैं उनकी, वर्क क्या है, कुछ उनके अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व भी होंगे। जब इन लोग को पावर दिए जा रहे हैं, शक्तियाँ हैं, तो उनका अकाउंटेबल भी हैं उस सब के प्रति। अगला क्या है, संविधिक, विनियामक, अर्ध न्यायिक निकाय। मतलब मैं बताया ऐसे बहुत सारे क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़ बना के किसी चीज़ का निपटारा करना। जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेट में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे जल को लेके 2 नदी, जैसे वो नदी क्या होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, तो पानी के लिए कोई विवाद चल रहा है, तो वो सब के लिए क्या करते हैं, कोई अर्ध न्यायिक निकाय बना देते हैं। तो वो अपना मतलब थोड़ा टाइम लेके पूरा रिपोर्ट तैयार करती है, क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें कितनी बॉडीज़ बनी, किसके लिए बनी, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ लेंगे जब सब टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्ध न्यायिक, न्याय, क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़ वगैरह जो हैं वो यहाँ पढ़े। अगला हमारा यूनिट क्या है, वो है सरकारी नीतियों। अब इसमें क्या, सरकारी नीतियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप व उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सरकारी नीतियों मतलब जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में इसके विकास, मतलब अगर पॉलिसीज़ क्यों आती है, मतलब जहाँ कोई प्रॉब्लम, डेवलपमेंट, इन सब सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ वगैरह लाती है।
अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एरियाज़ में, तो जैसे जहाँ जिस एरिया में जैसी नीड है उस हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग पॉलिसी चलाती है। अब आगे क्या, इसके लिए मतलब इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, हस्तक्षेप वगैरह कैसा होता है वो सब सारी चीज़ देख लें। उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन, मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम ला रही है उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता तो उसका कोई जो है प्रॉफिट नहीं मिलता, जो यहाँ पे हम लोग मतलब पब्लिक को ये सब उसके कारण उत्पन्न विषय, मतलब जो इसमें दिक्कत आती है उसके कारण बहुत सारे कारण जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्या टॉपिक है, विकास। अब यहाँ पे देखिए विकास प्रक्रिया जो है एवं विकास उद्योग गैर सरकारी संगठन, मतलब एनजीओ वगैरह जो हैं हमारे, उन सब के बारे में बात कर रहा है कि पहले कि ये जो विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग में गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह से सेल्फ हेल्प ग्रुप का कल्चर बहुत बढ़ गया है, खासकर जब ये आपकी पेंडेमिक आया उसके बाद। मतलब क्या होता है कि गांव में जैसे आप 2-4 लोग मिल के कोई काम करें, आपस में मिल के कोई काम करें, तो वो इसके अंतर्गत एनजीओ, मतलब आपकी कोई एनजीओ है, संस्थान है, वो किसी और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम कर रही है, वो सारे यहाँ पे देख लेंगे। संघों और दानकर्ताओं, मतलब ये जो आपके चैरिटीज़ वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ देख लेंगे। लोकोपकारी संस्थाओं तथा संस्थागत व अन्य पक्षों की भूमिका, यहाँ पे क्या देखेंगे, जो बहुत सारे आपके चैरिटीज़ वगैरह, पैसा वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, वो सब हम लोग देख लेंगे इस टॉपिक में। अब अगला क्या हम लोग का टॉपिक है, केंद्र एवं राज्यों के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। मतलब यहाँ ये रहेगा जो हमारे डिप्रेस क्लास के लोग हैं उनके लिए क्या करती है केंद्र और राज्य, मतलब केंद्र अपना अलग कोई स्कीम चलाती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग स्कीम चलाती है, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि केंद्र क्या कैसे कैसे स्कीम से मतलब चलाती है हमारे डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं उनके लिए, कौन कौन सी स्कीम राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संबंधित। तो ऐसे गवर्नमेंट भी हमारे मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं डिप्रेस क्लास के, तो उन सब कौन कौन सी योजनाएं हैं उन सब के बारे में इसमें अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया। अब अगला क्या है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधित विषय। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मतलब आपके हेल्थ में क्या सरकार प्रोविजंस कर रही है, मतलब कोई भी प्रोविजन क्या करते हैं वो अमेंडमेंट करके या कोई एक्ट ला के इन सब में प्रोविजंस करके, तो क्या प्रोविजंस कैसे प्रोविजंस हुए, ये सब एजुकेशन में क्या होना चाहिए, मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स को कैसे किस जगह लगाना है, कैसे उनके लिए कोई एक पॉलिसीज़ बना के अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो इंडिया का ये जो ह्यूमन कैपिटल वाली बात होती है ना, वो अभी जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से वैसे ही हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अगर इसको अच्छे से एक्ट वगैरह इम्प्लीमेंट पॉलिटिकल विल हो तो बहुत चीज़ें बदली जा सकती है। तो ये सब पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंस है। से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं मतलब सर्विस सेक्टर विकास पर प्रबंध संबंधित विषय, इन सब पे कैसे गवर्नमेंट वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह बना के इम्प्लीमेंट करती है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ देख लेंगे। अगला टॉपिक क्या है, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। मतलब अगला टॉपिक इन्होंने गरीबी और भूख से संबंधित जो सारे मतलब कैसे एक्ट लाने चाहिए, मतलब इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे बहुत सारे प्रोविजंस इनके लिए ले रही है, कौन से स्टैंड ले रही, वो सारी चीज़ें मतलब ये गरीबी और भूख से संबंधित जितने सारे टॉपिक्स हैं वो चाहे लॉ के हों चाहे और सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। शासन व्यवस्था पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, तो इन सब के साथ साथ उसमें शासन व्यवस्था मतलब आपकी जो गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो सारी चीज़ें उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी वगैरह कैसे है, जो भी उसमें बैठे हैं लोग उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, ये सब सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो इसमें देख लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल, मतलब ई गवर्नेंस का जैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, कैसे यूज़ कर सकती है, सफलताएं सीमाएं, मतलब इसकी सफलताएं क्या हैं, क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, संभावनाएं आगे क्या हैं, और इसके आगे नागरिक चार्टर वगैरह। तो ये जो मैं बता रहा था ई गवर्नेंस मतलब होता है कि आप कितना टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने गवर्नेंस में करते हैं, वो वही आपका क्या हो गया ई गवर्नेंस। तो जैसे मैं बताऊँ कि आज की डेट में सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पे जा रही हैं, उसका बड़ा बेनिफिट है। आप यही देख लीजिए कि पहले क्या होता था, कोई स्कीम होती थी, अगर आप मान लीजिए कोई फार्मर है, उसको कोई सरकार ने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली, वो स्कीम 10 रुपये फार्मर को मिलने वाली थी, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाए, उनके पास पहुंचते पहुंचते 1 रुपया बचा, 10 रुपये वहाँ था,
गवर्नमेंट ने 10 रुपये दे दिया, लेकिन बीच में जो ये लूप होल्स बहुत ज़्यादा क्या है, रेड टेपिज्म वगैरह कि पैसे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब क्या है कि ई गवर्नेंस का सहारा लेके क्या करती है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब एक क्लिक पे किसान के खाते में पैसा पहुंच जा रहा है जो भी है, तो वो लूप होल्स खत्म हो सकते हैं ई गवर्नेंस का सहारा लेके। इंपॉर्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है ई गवर्नेंस का। तो ये टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। इसकी सफलताएं क्या है, बहुत सारी सफलताएं आप यहीं देख लीजिए ना। अभी पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने क्या पोर्टल वगैरह बना के आपको क्या किया, वैक्सीनेशन जितने अच्छे से करवा लिया। आज तो वर्ल्ड लेवल पे इसकी तारीफ हो रही है कि इंडिया ने मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वो अपना क्या है, ई गवर्नेंस, मतलब आपने पोर्टल बना के सीधा ऐसे अपने हिसाब से वैक्सीनेशन एक एक लोगों को करवा लिया। सफलताएं इसकी बहुत सारी लिमिटेड, हाँ बहुत प्रॉब्लम्स कई बार क्या होता है, मैं बताया ना, बहुत सारे मालवियर्स अटैक्स वगैरह होते रहते, तो वो प्रॉब्लम्स है भाई। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो आपका जो डाटा ये सब आप रखोगे ही रखोगे इस पर, वो सारे लीक होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो ये सीमाएँ हैं कि उसको कैसे, इसकी संभावनाएं बहुत सारी अभी संभावनाएं होंगी आने वाले समय में। सब सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे जाने वाली, तो संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। अब नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, मतलब जो सर्विस सेक्टर है हम लोग का, जैसे बहुत सारे क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो उनकी ये नागरिक चार्टर के थ्रू मतलब उनमें उनके क्या है, क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी वगैरह की काम कैसे सही किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस सब पे नागरिक चार्टर में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए हैं। इसके सब टॉपिक हम लोग देख लेंगे। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं मतलब सिविल सर्विसेज की, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी। एक्चुअली डेमोक्रेसी जो है ही, वो इन लोग का बहुत बड़ा रोल है सिविल सर्विसेज का। कि आप देखेंगे जितने भी मतलब आपके शासन में, प्रशासन में, इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिविल सर्विसेज का आज भी है, आगे भी रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें, तो वही बता रहे कि डेमोक्रेसी में इनकी क्या भूमिका है। बहुत सारी भूमिका हैं, उन सब पे अच्छे से बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए, ये मेंस के हो गए आपके, ये आपको मैंने ऑफिशियल सिलेबस बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, इन्हीं के जो सब टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब पे बात कर लेंगे। और अब इसके बाद यूनिट वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे यहाँ फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट उसी के हिसाब से एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे और एक एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग ऐसे प्रीलिम्स में भी साथ में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स कम मेंस साथ में पढ़ेंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, इसके साथ आप लोग अगर कोई बुक पढ़ना चाहें, जैसे कि होता है कि सर इसके बाद मतलब अब ये भी आप लेक्चर्स वगैरह आते रहेंगे, वो तो देखते रहिए, उसके साथ साथ आप लोग क्या करिएगा, जो सब पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, मुझे भी लगता है ठीक है, वो एम लक्ष्मीकांत की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ। तो ये सारे अपने आप सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो एक बुक मैं कहूँगा वो पढ़ लीजिए, और अगर बहुत वो लगे तो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक पढ़ लीजिए, बस 2 बुक। मैं इससे ज़्यादा बुक वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, रिवीजन ज़्यादा करना है। किसी भी सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा मिनिमम बुक मैक्सिमम रिवीजन वाला फार्मूला अपनाइए और अपना अच्छे से पढ़िए। और मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कराऊँ। अब जो भी है उसके बाद आप लोग सपोर्ट रखिए, सपोर्ट बनाइए और ये चैनल को आगे बढ़वाइए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। ये हो गया।